गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आपकी नई हिंदी टीचर सरोज कुमार। बच्चों, परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हो चली हैं कि हम आपसे मिल नहीं सकते, पर मैं आशा करती हूँ कि आप और आपका परिवार अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो चलिए इस नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम आपस में रूबरू होते हैं। इस वीडियो में स्पष्टीकरण के दौरान कविता आपकी नज़रों के सामने होगी, अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि जब भी आप इस वीडियो को देखते समय पेन, पेंसिल, नोटबुक अपने साथ रखें, ताकि जो कठिन शब्द है, विलोम शब्द है, लययुक्त शब्द है, वो आप नोट डाउन कर सकें, जिससे आपको बाद में रिवीजन में सुविधा होगी। तो बच्चों, पृथ्वी पर जीवन किसके बिना संभव नहीं है, किसके बिना हम 1 मिनट भी जीवित नहीं रह सकते, वह है हवा। और हवा हमें गर्म अच्छी लगती है? नहीं, हवा हमें ठंडी सुगंधित अच्छी लगती है। और यह ठंडी और सुगंधित हवा हमें कब मिलती है? हमें ऋतुओं के राजा बसंत ऋतु में ठंडी और सुगंधित हवा, बसंती हवा मिलती है। आज हमारे पाठ का विषय भी बसंती हवा है। इसके लेखक है केदारनाथ अग्रवाल। तो सबसे पहले हम अपने कवि के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। कवि केदारनाथ अग्रवाल छायावादी युग के प्रगतिशील कवियों में से एक हैं। इनका जन्म 1 अप्रैल 1911 और मृत्यु 22 जून 2000 को हुई थी। छायावाद युग के कवियों की विशेषता होती है कि वह प्रकृति को मानव रूप में प्रस्तुत करते हैं। यहाँ केदारनाथ अग्रवाल जी ने भी हवा को, बसंती हवा को एक सुंदर मस्त मौला बावली स्त्री के रूप में प्रस्तुत किया है। तो चलिए सर्वप्रथम हम कविता का वाचन करते हैं, उसके बाद उसका सरल भावार्थ समझेंगे। हवा हूँ हवा में, बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी, अनोखी हवा हूँ। बड़ी बावली हूँ, बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फिक्र है, बड़ी ही निडर हूँ। जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अजब हूँ, हवा हूँ हवा में, बसंती हवा हूँ। सर्वप्रथम हम इसके कठिन शब्दों का अर्थ जान लेते हैं। इसमें शब्द है बावली, बावली का अर्थ होता है सीधी सादी, या अपने धुन में रहने वाली। तो इस प्रकार हमने शब्दों के अर्थ लिख दिए हैं और हमारे भारत में पाई जाने वाली ऋतुओं के बारे में, ऋतुओं के नाम भी हमने यहाँ लिख दिए हैं। सर्वप्रथम हम बसंत ऋतु के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। बसंत ऋतु भारत के सबसे लोकप्रिय ऋतुओं में से एक होती है। यह लोकप्रिय क्यों होती है? क्योंकि इस ऋतु का आगमन तब होता है जब सर्दी जा रही होती है और गर्मी आ रही होती है, अर्थात दोनों का मिश्रण होता है। न ज़्यादा गर्मी होती है और न ज़्यादा ठंडी होती है। इसलिए इस ऋतु में जो मौसम होता है उसको गुलाबी ठंडी बोलते हैं। गुलाबी ठंडी अर्थात बहुत ही सुहावनी होती है। और इस ऋतु में जो होती है पूरी धरती धानी रंग की चुनर ओढ़ लेती है, अर्थात पूरी धरती हरी भरी हो जाती है। पेड़ों में नए पत्ते आ जाते हैं, उनमें फूल आ जाते हैं, फल आ जाते हैं, आमों में बौर लगने लगता है। इस तरह पूरी धरती जो होती है हरी भरी हो जाती है। और जब हरी भरी धरती हो जाती है और इस समय जो हवा चलती है वो हवा हमें बहुत सुहावनी लगती है। तो चलिए हम कविता का सरल भावार्थ समझते हैं। हवा हूँ हवा में, बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी, अनोखी हवा हूँ। यहाँ पे हवा जो है, बसंती हवा, हमें बता रही है कि मेरी बात सुनो, मैं एक अनोखी, बड़ी ही अजीब, अजब तरह की हवा हूँ। अनोखी हवा हूँ अर्थात एक अलग तरह की, एक अजीब तरह की हवा हूँ। बड़ी मस्त मौला, बड़ी बावली हूँ, बड़ी मस्त मौला। मैं जो हवा, बसंती हवा है, वो कैसी है?
बड़ी बावली है, अर्थात वो अपनी धुन में रहने वाली है, वह किसी की सुनती नहीं है। जो उसकी मर्जी होती है वो वही करती है। मस्त मौला मतलब जो उसकी मर्जी होती है, मन मौजी है, जो उसको मन करता है वही करती है। जहाँ जिधर जाने की इसकी इच्छा होती है उधर वो चली जाती है। नहीं कुछ फिक्र है, बड़ी ही निडर हूँ, मुझे किसी की कोई फिक्र नहीं है। कौन मुझे क्या कहेगा, क्या बोलेगा, मैं किसी की कोई फिक्र नहीं करती हूँ। जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुझे जिधर जाने की इच्छा होती है मैं उधर चली जाती हूँ। मुझे कोई रोक टोक नहीं है, मुझे किसी की परवाह नहीं है। मुसाफिर अजब हूँ, हवा में बसंती हवा। और मैं ऐसी यात्री हूँ, ऐसी राही हूँ जिसका जिधर मन करता है उधर चली जाती है। अर्थात इस पूरी कविता का भावार्थ क्या है कि बसंती हवा जो है वह बिना रोक टोक के, बिना डर के, मस्त मौला अपनी मर्जी से जिधर मन करता है उधर वह घूम के आती है। हमने प्रथम पद का भावार्थ समझा। अब हम आगे के पद का भावार्थ, सरल भावार्थ समझते हैं। उससे पहले हम बता दें कि मैंने यहाँ पे कठिन शब्दों के अर्थ लिख दिए हैं जिससे आपको कविता का सरल भावार्थ समझने में आसानी होगी। तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए। मैं सर्वप्रथम मैं इसका सरल वाचन करती हूँ। चढ़ी पेड़ महुआ थपाथप मचाया, गिरी धम्म से फिर चढ़ी खाम ऊपर, उसे भी छपोरा किया काटने को, उतर कर भागी मैं, हरे खेत पहुंची वहां, गेहूं में लहर खूब मारी, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। अर्थात यहाँ बसंती हवा क्या कह रही है? बसंती हवा कह रही है कि मैं महुआ के पेड़ के ऊपर चढ़ गई। महुआ का पेड़ एक तरह का बड़ा वृक्ष होता है और उस पर भी महुआ के फल लगे होते हैं। तो जो बसंती हवा है वो बड़े वेग से, बहुत जोर से किस पे चढ़ी? महुआ के पेड़ पे चढ़ी। और महुआ के पेड़ पे जब वो बहुत वेग से चढ़ी तो जो पत्तियां हैं उसके वेग से हिलने लगी, और जो पत्तियों के हिलने से जो आवाज़ निकलती है वो आवाज़ कैसी होती है? थपाथप। अर्थात महुआ के पेड़ पे बसंती हवा चढ़ करके थपाथप की आवाज़ किया, थपाथप मचाया, और वहाँ महुआ के पेड़ से वो धम्म से नीचे गिर गई। धम्म से अर्थात जोर से नीचे गिर गई, और जिस तरह से जोर से नीचे गिरी उसी तरह जोर से फिर से उठ करके वो चढ़ी आम ऊपर, और आम के पेड़ के ऊपर वो चढ़ गई। उसे भी छपोरा किया काटने को, और अपनी शक्ति के अनुसार, जो बसंती हवा अपनी शक्ति के अनुसार उसे भी खूब हिलाया। आम के पेड़ को भी उसने खूब हिलाया, खूब झकोरा, खूब मस्ती की। और जब वो वहाँ पे खूब मस्ती कर ली तो बाद में जाते जाते उसने आम के पेड़ के कान में खूब बोल के गई। अर्थात आपने देखा होगा छोटे बच्चे जब मस्ती करते हैं तो खेलते खेलते मम्मी के कान में जोर से आवाज निकाल के भाग जाते हैं। वैसे ही जो हवा है वो आम के पेड़ के कान में खूब बोल करके भाग गई। उतर कर भागी मैं हरे खेत पहुंची, वहां गेहूं में, और बोल रही है मैं आम के पेड़ से उतर करके भागी और कहाँ पहुंची? गेहूं के खेत में, हरे हरे गेहूं के खेत में मैं पहुंच गई। और वहां गेहूं के खेत में गेहूं के साथ मैंने खूब लहर मारी। अर्थात गेहूं के जो पौधे होते हैं छोटे छोटे होते हैं और बड़े नाजुक नाजुक होते हैं, तो हवा जिस तरह से चल रही है गेहूं के पेड़ भी वैसे ही वैसे लहरा रहे हैं, इधर इधर इधर। इस प्रकार वो बोले कि जिस तरह से गेहूं के खेत लहरा रहे थे वैसे ही मैं भी उनकी लहर में लहरा रही थी, उनके साथ खूब मैंने मस्ती की। और हवा हूँ हवा में बसंती, और हवा कह रही है कि मैं कौन हूँ? मैं बसंती हवा हूँ, मैं सबसे अनोखी हूँ, सबसे बावली हूँ, सबसे मस्त मौला हूँ, जिधर मर्जी आती है मैं उधर जाती हूँ। अर्थात मैं बसंती हवा हूँ। अब तक हमने 2 पदों का अध्ययन किया। अब हम लास्ट का सबसे आखिरी जो पद है उसका हम अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम मैं इसका वाचन करूंगी, उसके बाद इसका सरल भावार्थ समझाऊंगी। मैंने इसके कठिन शब्दों का यहाँ लिख दिया है, कुछ लययुक्त शब्द अर्थात कुछ राइमिंग वर्ड्स भी मैंने यहाँ लिख दिए हैं जो इस कविता में आया है, अतः आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। सर्वप्रथम मैं इसका वाचन करती हूँ, उसके बाद इसका सरल भावार्थ समझेंगे। पहर दो पहर क्या अनेकों पहर तक, इसी में रही मैं खड़ी देख अलसी, लिए किस कलसी, मुझे खूब सूझी, हिलाया डुलाया गिरी पर न कलसी,
इसी हाल को पा, हिलाई न सरसों झुलाई न सरसों, हवा हूँ हवा में बसंती हवा। तो देखते हैं इसमें हवा क्या कहती है। इससे पहले दूसरे पद में हमने देखा कि जो हवा है वह गेहूं के खेत में जाती है और वहां उनके साथ खूब लहर मारती है, बहुत देर तक वहां रुकती है। अर्थात यह हवा कह रही है कि पहर दो पहर नहीं, अर्थात एक पहर में 3 घंटा होता है, तो मैं सिर्फ 3 घंटे 6 घंटे या 9 घंटे नहीं रही, अर्थात मैं बहुत देर तक गेहूं के खेत में गेहूं के साथ में मस्ती करती रही। गेहूं के खेत में सरसों का भी पौधा होता है और अलसी का भी पौधा पाया जाता है। अलसी और सरसों दोनों ही तिलहन की प्रजाति होते हैं, दोनों से ही तेल निकाला जाता है। तो हवा सबसे पहले उसने महुआ के पेड़ से मस्ती की, आम के पेड़ से, गेहूं के साथ मस्ती की। अब वह किसके साथ मस्ती कर रही है, वह अब अलसी के साथ और सरसों के साथ मस्ती करेगी। देखते हैं कैसे। पहर दो पहर क्या अनेकों पहर दो, हवा कह रही है कि मैं पहर दो पहर नहीं, सिर्फ 3 घंटे 6 घंटे 9 घंटे नहीं रही, मैं कई घंटों तक इसी में रही, मैं अर्थात मैं उसी में गेहूं के खेत में ही रुकी रही, मैं उसी के साथ खेलती रही। खड़ी देख अलसी, और जब मैंने गेहूं के खेत में अलसी का पौधा देखा, लिए शीर्षक अलसी, और जो खड़ी थी अलसी का पौधा जो खड़ा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो अपने सर पर वह कलसी, कलसी अर्थात गगरी अर्थात घड़ा लेकर के खड़ा है। जो अलसी का पौधा होता है, जो उसका बीज होता है, जो उसकी फली होती है, वो कलसी की तरह दिखती है अर्थात घड़े की तरह दिखती है। तो उसको हवा को क्या लगा कि यह जो पौधा है अपने सर पे कलसी लिए हुए है, तो उसके साथ क्या करती है, हिलाया डुलाया मुझे खूब सूझी, अर्थात उसको खूब मस्ती सूझी, बहुत मस्ती सूझी। पहले तो गेहूं के साथ कर रही थी, लेकिन जैसे उसने अलसी का पौधा देखा तो उसे खूब मस्ती सूझी। हिलाया डुलाया गिरी पर न कलसी, और उसने खूब जोर लगाया, अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन अलसी के पौधे के ऊपर जो फली लगी थी वो उसको वह हिला डुला ना पाई, उसे गिरा ना पाई। इसी हाल को पा, और जब वह अपनी पूरी प्रयास से पूरी शक्ति से अलसी के पौधे के ऊपर जो फली लगी थी उसको नहीं गिरा पाई, तो उसको अपनी हार का एहसास हुआ, और वह उसने फिर आगे क्या किया, हिलाई न सरसों झुलाई न सरसों, अर्थात फिर वह जब सरसों के पौधे के पास गई तो वो पहले ही हार चुकी थी, क्योंकि उसने अलसी के पौधे को कुछ नहीं कर पाई थी। तो जब वो सरसों के पास गई तो उसने सरसों को न हिलाया न झुलाया, दोनों ही कार्य नहीं किया, चुपचाप सरसों के पौधे के पास गई, वहीं पर वह रुकी, और उसके बाद क्या बोल रही है बसंती हवा कि इस प्रकार मैं बसंती हवा हूँ, अर्थात बसंती हवा का कार्य कभी किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं होता है। वह सिर्फ इन सभी के साथ क्या कर रही थी, वह इन सभी के साथ खेल रही थी। इस प्रकार हम पूरी कविता को अगर सार में समझे, इसका सारांश समझे, तो इस प्रकार होगा कि कवि केदारनाथ अग्रवाल जी ने यहाँ बसंती हवा को एक स्त्री के रूप में प्रस्तुत किया है। बसंती हवा बड़ी बावली, मस्त मौला, मनमौजी है, उसे जिधर जाने की इच्छा होती है उधर चली जाती है। वह महुआ के वृक्ष पे, आम के वृक्ष पे चढ़ के मस्ती करती है, छोटे गेहूं के पौधों के साथ खूब मस्ती करती है, अलसी और सरसों के साथ मस्ती करती है, लेकिन वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती है। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको इस पूरी कविता का सरल भावार्थ समझ में आया होगा। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने समय का सकारात्मक उपयोग करिए। वीडियो को बार बार देखिए और उसका अर्थ समझने की कोशिश करिए। धन्यवाद।